हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। आज इस वीडियोस में हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एनवीएस के रीजनल ऑफिस पुणे इनकी ओर से छात्र कक्षा 6वीं से 12वीं तक कंपलसरी एग्जीबिशन एक्टिविटी छात्रों के लिए रखी गई है, जिसका सब्जेक्ट है संविधान का निर्माण। देखो, रीजनल ऑफिस की ओर से हमें यह लिंक दी गई है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस सब्जेक्ट पर हमें ये प्रदर्शनी, जिसे हम कह सकते हैं, यह हमें लगभग 13 लैंग्वेज में अवेलेबल की है। इन 13 लैंग्वेज में आपको ये प्रदर्शनी की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसमें से कौन से भी लैंग्वेज में आप यह इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर हम हिंदी के लैंग्वेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें ये प्रदर्शनी हिंदी लैंग्वेज में, देखो, 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसका सब्जेक्ट है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम संविधान का निर्माण कह सकते हैं। और इसमें हम संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया है, प्रारूप समिति, संविधान सभा की इंफॉर्मेशन, संविधान सभा के मेंबर्स, संविधान सभा की स्थापना कब की गई है, और इस संविधान सभा के अंतर्गत संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 2 स्पीच हमें अंग्रेजी में मिलते हैं। इसी के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के निर्माता डॉक्टर BR आम्बेडकर, इनका भी स्पीच इसी एक्टिविटी में हमें दिखाया गया है। इतिहास के इस अहम मौके पर, जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है। उन अनेकानेक ज्ञात और अज्ञात, जाने और अनजाने पुरुषों और स्त्रियों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हंसते हंसते फांसी की तख्तियों पर चढ़ गए, गोलियों के शिकार बन गए, जिन्होंने जेल खानों और काला पानी के टापू में घुल कर अपने जीवन का उत्सर्ग किया, जिन्होंने बिना संकोच माता पिता, स्त्री संतान, भाई बहन, यहाँ तक कि देश को भी छोड़ दिया और धन जन सबका बलिदान कर दिया। आज उनकी तपस्या और तप का ये फल है, हम इस दिन को देख रहे हैं। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी को भी भेंट करें। 20 वर्षों से वो हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे हैं और एकमात्र आशा और उत्साह की ज्योति रहे हैं। हमारी संस्कृति और जीवन के उस मर्म का वो प्रतीक हैं, जिसने हमको इतिहास के आफतों और मुसीबतों के बीच भी जिंदा रखा है। निराशा और मुसीबत के अंधेरे कुएं से
दावा पेश करने की हिम्मत और ताकत आई। उन्होंने हमारे हाथों में सत्य और अहिंसा का अचूक अस्त्र दिया, जिसके जरिए बिना हथियार उठाए स्वराज्य का अनमोल रत्न इतने कम दाम में इतने बड़े देश के लिए और यहाँ के करोड़ों आदमियों के लिए हमने हासिल किया। हमारे जैसे कमजोर लोगों को भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, अचल संकल्प के साथ और देश के लोगों में, अपने अस्त्र में और सबसे अधिक ईश्वर में अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ाया। हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चे और अटल बने रहें। मैं आशा करता हूँ कि अपनी विजय की घड़ी में हिंदुस्तान उस अस्त्र को नहीं छोड़ेगा और उसके मूल्य को कम करके नहीं आंकेगा, जिसने उसे निराशा के गर्त से निकालकर ऊपर उठाया है और जिसने अपनी शक्ति और उपयोगिता का भी पूरा प्रमाण दे दिया है। संसार के भविष्य के निर्माण में जब लड़ाई से दुनिया के लोग ऊबे और घबराए हुए हैं, उस अस्त्र को बड़ा काम करना है। लेकिन यह बड़ा काम हिंदुस्तान दूर से दूसरों की नकल करके नहीं पूरा कर सकता और न हथियारों को जमा करके और ऐसे अस्त्रों के बनाने में जो ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी कम से कम समय में कर सकते हैं, दूसरों से मुकाबला करके वो पूरा कर सकता है। आज इस देश को मौका मिला है और हम आशा करते हैं कि इसमें इतनी हिम्मत और शक्ति होगी, वो संसार के सामने लड़ाई, मृत्यु, बर्बादी से बचाने का अपना अस्त्र पेश कर सकेगा। संसार को इसकी जरूरत है और अगर वह लड़खड़ाते हुआ बर्बरता के युग में जहाँ से वो आज निकल आने का दम भरता है, फिर पहुंचना नहीं चाहता, तो वो इसका स्वागत भी करेगा। दुनिया के सभी देशों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने इतिहास के अनुसार सबके साथ दोस्ती और मित्रता का बर्ताव रखना चाहते हैं। किसी से हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमें किसी के साथ घात नहीं करना और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। हमारी एक ही आशा और अभिलाषा है और वो ये है कि हम सबके लिए स्वतंत्रता और मानव जाति में शांति और सुख स्थापित करने में मददगार हो सके। जिस देश को ईश्वर ने और प्रकृति ने एक बनाया था, उसके आज दो टुकड़े हो गए हैं। बिछोड़ना हमेशा दुखदाई हुआ करता है। नजदीक के लोगों से बिछोड़ना तो दुखदाई होता ही, ऐसे लोगों से भी बिछोड़ना जिसके साथ थोड़े ही दिनों का संबंध होता है, दुखदाई होता है। इसलिए मुझे यह कहना पड़ता है कि इस बंटवारे से हमारे दिल में दुख है, मगर इसके बावजूद हम आपकी तरफ से और अपनी ओर से पाकिस्तान के लोगों को अपनी नेक नियति और उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए अपनी सदिच्छा और सद्भावना प्रकट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो बंटवारे से दुखी हैं और पाकिस्तान में रह गए हैं, हम अपनी शुभकामना भेजते हैं। उनको घबराना नहीं चाहिए, अपने घर बार, धर्म और संस्कृति को बचाए रखना चाहिए और हिम्मत और सहिष्णुता, रवादारी से काम लेना चाहिए। उनके ऐसा भय करने का कोई कारण नहीं कि उनके साथ ठीक और न्यायपूर्ण बर्ताव नहीं होगा और उनकी रक्षा नहीं होगी।
जो आश्वासन दिया गया है उसको मान लेना चाहिए और जहाँ पर आज वो रह रहे हैं वहाँ अपनी वफादारी और सच्चाई से अपनी मुनासिब जगह उन्हें हासिल करनी चाहिए। हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको हम आश्वासन देना चाहते हैं कि उनके साथ ठीक और इंसाफ का बर्ताव होगा और उनके और दूसरों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। उनके धर्म और संस्कृति, उनकी भाषा सुरक्षित रहेगी और नागरिकता के सभी अख्तियार और अधिकार उनको मिलेंगे। उनसे आशा की जाएगी कि जिस देश में वे रहते हैं उसकी तरफ और उस देश के विधान की तरफ वे वफादार बने रहें। सभी लोगों को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी अथक कोशिश होगी कि देश से गरीबी और दीनता, भूख और बीमारी दूर हो जाएं। मनुष्य के बीच से भेदभाव उठ जाए, कोई मनुष्य दूसरे का शोषण न कर सके और सबके लिए सुंदर समुचित जीवन बिताने का साधन जुटा दिया जाए। हम एक बड़े काम में लगने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि देश के सभी लोग हमारे इस काम में मदद और सहयोग देंगे और संसार के दूसरे देश अपनी सहानुभूति और सहायता देंगे। हम आशा करते हैं कि हम अपने को इस योग्य साबित कर सकेंगे। ईश्वर हमारी भला करे। I just want to say a few words in English for the benefit of those of you who have not been able to follow my speech in Hindi. Honorable members will not consider it ungracious on my part if I tell them that at the present moment I feel more overwhelmed by a sense of the burden of responsibility which they have placed on my shoulders than by a sense of elation or of gratefulness for the great honor which they have conferred on me. I realize that the greatest honor which an assembly like this would confer on any Indian, you have been pleased to confer on me. And I am not using merely the language of convention when I say that I appreciate it greatly, that I am grateful to you for it. I know the difficulties which I shall have to face in the discharge of the heavy responsibilities which I have undertaken under your behest. I know the work of the Constituent Assembly is beset with various kinds of obstacles. But I know too that in the discharge of my duties I can count upon your unstinted support and the same kind of generosity which you have exhibited in electing me to this high honor. Our Constituent Assembly is meeting in difficult circumstances. We see signs of strife in many places in this unfortunate land. But other countries too, when they elected their Constituent Assemblies and asked it to frame constitution for them, were faced with similar difficulties. We can take comfort in the fact that in spite of those difficulties, in spite of the differences in viewpoints which exhibited themselves with vigor, sometimes with trouble and turmoil, these difficulties were conquered by those assemblies, and the assemblies were able, in spite of them, to frame constitutions which were acceptable to the people at large, which have become, in course of time,
an invaluable heritage for the people of those lands. There is no reason why we should not succeed also similarly. All that we need, all that we require is honesty of purpose, firmness of determination, a desire to understand each other's viewpoint. It is all that we shall do justice, that we shall behave as fairly, as squarely as possible. I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I should have thought that in order to make a start, in order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. And it is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. And if I therefore, from this place, support Dr. Jaikar's amendment, it is because I want all of us to realize that whether we are right or wrong, whether the position that we take is consonance with our legal rights, whether that accords with the statement of May 16th or December 16th, leave all that aside. This is too big a question to be reduced to the position of mere legality. It is not a legal question. I say leave aside all these considerations and make some attempt whereby those who are not prepared to come will come. Let us make it possible for them to come. That is my opinion. In the course of the debate that took place, there were two questions which were raised and which struck me so well that I took the trouble of taking them down on a note paper. The one question was, it was asked, I think, by my friend, the Prime Minister of Bihar, who spoke yesterday in this assembly. He said, how can this resolution prevent the League from coming into the Constituent Assembly? Today, my friend Dr. Shyam Prasad Mukherjee asked another question.
resolution inconsistent with the cabinet mission's proposal. Now, sir, I think they were very important questions, and they I think ought to be answered, and answered categorically. I do maintain that this resolution, whether it is intended to bring about the result or not, whether it is the result of cold calculation or whether it is a mere matter of accident, is bound to have the result of keeping the Muslim League up. And I'll substantiate what I say. Sir, I invite your attention to paragraph 3 in the resolution, which I think is very significant and very important. Paragraph 3 envisages the future constitution of India. I do not know what is the intention of the mover of the resolution, but I take it that it is a sort of, after this resolution is passed, it will act as a sort of a directive to the Constituent Assembly to frame the Constitution in terms of paragraph 3 of the resolution. What does paragraph 3 speak of? Paragraph 3 says that in this country there shall be two different sets of polity. One at the bottom, the autonomous provinces or the states, or such other areas as care to join a united India. These autonomous units will have full powers. They will have also residuary powers. At the top and over the provincial units, there will be a union government having certain subjects for legislation, for execution and for administration. Sir, as I read this part of the resolution, I do not find any reference to the idea of grouping an intermediary structure between the union on the one hand and the provinces on the other. Now, reading this paragraph in the light of the cabinet mission's statement, or reading it even in the light of the resolution passed by the Congress at its Varza session, I must confess that I am a great deal surprised at the absence of any reference to the idea of the grouping of the provinces. So far as I am personally concerned, I do not like the idea of grouping. I like a strong, united center. Much stronger than the center we had created under the Government of India Act of 1935. But sir, these opinions, these wishes have no bearing on the situation at all. We have traveled a long road. The Congress party, for the reasons best known to itself, consented, if I may use the expression, to the dismantling of a strong center which had grown into this country as a result of 150 years of administration, and which I must say was to me a matter of great admiration and respect. But having given up that position, having said that we do not want a strong center,
And having accepted that there must be or should be an intermediate polity, a sub-federation between the union government and the provinces, I like to know why there is no reference in paragraph 3 to the idea of grouping. I quite understand that the Congress Party, the Muslim League, and His Majesty's government is not ad idem on the interpretation of that particular idea about grouping. But I always thought, and I will be prepared to stand corrected if it's shown that I am wrong, that at least it was agreed by the Congress Party that if the provinces who are to be within the different groups consent to form a union or a sub-federation, the Congress would have no objection to that proposal. I believe I am correct in interpreting the mind of the Congress Party. So the question that I ask is this: why did not the mover of this resolution make reference to the idea of having a union of the provinces or a group of provinces on the terms on which he and his party was prepared to accept? Why is the idea of union completely effaced from this resolution? डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए 24 जनवरी 1950 नई दिल्ली में संसद के संविधान हॉल में संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य सदस्य राजपथ नई दिल्ली पर प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. Earlier, the President presented 4 Paramveer Chakras for gallantry during the Jammu and Kashmir operation. 2 of them were awarded posthumously. Captain Ram Raghubarane was the proud recipient of the Paramveer Chakra, the highest award for gallantry. Havildar Karam Singh also received the Paramveer Chakra in person. After the presentation ceremony, units of the armed forces, headed by heavy tanks, marched past the saluting base. The smart turnout of the officers and men and their soldierly bearing won repeated applause from the jubilant crowd. Members of the Indian Navy followed the infantry units. After them came the representatives of the Indian Air Force, the youngest arm of the nation's defense services. They were followed by mechanized units of the Armored Corps. Mounted gun and other military vehicles trundled along the parade ground. The pomp and pageantry that was princely India added to the picturesqueness of the scene. There was a famous Jaipur horse, which has won laurels on many a battlefield. Here is the well-known
most interesting item of the celebrations was a tableau on mechanized floats, depicting famous episodes from Indian history. Celebrated figures whose valor, patriotism and sagacity have contributed to India's greatness were brought back to life. Episodes from the immortal epics and historical events describing Indian heroism were vividly portrayed. Other events, which have become landmarks in India's annals, were realistically linked with the country's latest history. 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। भारत के गणतंत्र बनने के बाद जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए। आम चुनाव 1951-52 और ये संविधान अपनाने के बाद 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव का एक दृश्य। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं ये आपको फिलअप करना है।